नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान और पाठ है दूसरा मानव तंत्र। मानव तंत्र क्या है? हमारा जो शरीर है वो इसमें कितने तंत्र हैं, उन सभी में से आपके 4-5 जो तंत्र हैं, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, इन सभी के बारे में अपने इस पाठ में स्टडी करेंगे। तो अपने सबसे परिसंचरण तंत्र, रक्त तंत्र, तो सबसे पहले अपने जानते हैं, उससे भी पहले जो अपनी जो बॉडी है उसकी संरचना क्या है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो अपना जो शरीर है वो किस से मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। अपना शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। जिस प्रकार अपने घर का निर्माण करते हैं, तो घर का निर्माण छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक दीवार का, फिर इसी प्रकार फिर अपने घर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर का जो निर्माण है वो कोशिकाओं से होता है। कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक का अर्थ है कि कोशिकाओं से ही पूरे शरीर की संरचना होती है, निर्माण होता है। तो संरचनात्मक और ये सारे काम करती है, तो ये क्या होगी? क्रियात्मक। कोशिका शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद देखो, जो समान कोशिकाएं हैं, समान कार्य करती है, जो एक जैसा कार्य करती है कोशिकाएं, फिर उनका एक समूह बन जाता है। फिर उस समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जो समान कार्य करती है कोशिकाएं, उनका एक समूह बन जाता है, उस समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जैसे पेशी, अस्थि आदि। जैसे पेशी, अस्थि आदि, ये क्या है? समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है। या फिर अपने यूं समझे कि समान कार्य करने वाली कोशिकाएं अपना एक समूह बना लेती है, उस समूह को फिर बाद में नाम दे दिया ऊतक। उसके बाद देखो, दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, जैसे अमाशय, यकृत आदि। और फिर जो अंग मिलते हैं वो फिर एक विशेष क्रिया को पूर्ण करते हैं। इससे फिर किसका निर्माण होता है? तंत्र का निर्माण होता है। और ऐसे तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि। तो आपको ये लाइन समझ में आनी चाहिए, ये वाली लाइन पूरी। कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, शरीर। कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, शरीर, ये सारे क्या हैं? लाइन है जो आपको याद होनी चाहिए कि सबसे छोटी जो इकाई है हमारे शरीर की वो क्या है? कोशिका। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण, ऊतक मिलकर अंग का, अंग मिलकर तंत्र का, फिर तंत्रों से फिर क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है, हमारी जो बॉडी है फिर वो बनती है। ये लाइन आपको कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, शरीर, कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, शरीर, ये पांचों आपको चीजें हैं लाइन वाइज याद होनी चाहिए। तो आपका काफी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद देखो, मानव तंत्र में आपने पहले जो तंत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पहला जो अपने तंत्र, अपने जिसकी रीडिंग करेंगे अभी, जिसके बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करेंगे, वो है पहला पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से पहले आपको अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि भोजन विभिन्न घटक होते हैं भोजन के। तो भोजन के घटक क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, इन सभी के बारे में अपने पिछले चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं। तो आप यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देखकर इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद देखो, जो भोजन है, अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, जिस रूप में अपने भोजन को ग्रहण करते हैं उसका पाचन उसके विभिन्न भागों के रूप में होता है, उसी रूप में नहीं होता। मतलब पहले अपने एक वाइट मुंह के अंदर लेते हैं, फिर उसको उसके अंदर चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट कर अंदर आगे ग्रहण करते हैं। तो उसके बाद भी उसके बहुत सारे भाग हो जाते हैं, छोटे छोटे भाग हो जाते हैं, फिर ही उसका अवशोषण होता है, फिर ही उसका पाचन होता है। तो भोजन के जो बड़े अणु हैं, बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं, एंजाइमों की सहायता से छोटे अणुओं में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। छोटे अणुओं में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। कि भोजन के जो बड़े अणु हैं, अणुओं को
विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से फिर छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है, और ये परिवर्तित करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अंगों व ग्रंथियों का समूह जो भोजन के पाचन व अवशोषण का कार्य संपादित करता है, उसे फिर क्या कहते हैं? मानव पाचन तंत्र कहते हैं। कि भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में अवशोषित किया जाता है, छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा या फिर एंजाइमों के द्वारा। फिर ये अंग जो भोजन के पाचन व अवशोषण का जो कार्य करते हैं, इस कार्य को जो पूर्ण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मानव पाचन तंत्र कहते हैं। जो इस कार्य को पूर्ण करते हैं उसे क्या कहते हैं? मानव पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन तंत्र के जो अंग है प्रमुख, वो क्या है? मुख है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। ये आपको सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। आपको ये लाइन वाइज याद होने चाहिए। इसी के रूप में आगे अपने इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें जो अपने भोजन के पाचन में या पाचन तंत्र में जो ग्रंथियां यूज होती है, वो ग्रंथियां हैं लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। इसके बाद देखो, ये है अपना मुख। यहाँ से अपने भोजन को अंदर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? ये ग्रसनी। मुख के बाद ये वाला भाग क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद इसे ग्रसिका या ग्रास नली जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर अमाशय आता है। यहाँ पर क्या आता है? अमाशय। अमाशय के बाद फिर छोटी आंत और बड़ी आंत। यहाँ पे आगे छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों, और लास्ट में यहाँ पे मलद्वार आ जाता है, मलाशय आ जाता है। ये जो हमारी ये पूरी है आहार नाल, यहाँ तक तो ये सीधी होती है। इसके बाद ये यहाँ पर क्या होती है? इस सिलवटों के अकॉर्डिंग यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। पहले ऊपर सीधी होती है, फिर सिलवटों के रूप में होती है। ये आपका है। इसके बाद जो अपने सभी अंग हैं, ये मिलकर क्या है? आहार नाल का निर्माण करते हैं। और आहार नाल है वो क्या होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। जो आहार नाल है हमारी, ये वाली, जो भोजन मुख से लेकर हमारे मलद्वार तक, मलाशय तक पहुंचता है, ये क्या कहलाती है? पूरी की पूरी आहार नाल कहलाती है। और यह आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसे पोषण नाल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोषण नाल भी कहते हैं। आहार को सरलीकृत करके पचाना, पचित आहार का अवशोषण करना, ये सारे जो कार्य हैं ये किसके हैं? आहार नाल के ही हैं। आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना, ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। तीनों में ही आपको पूरा जो अपना पाचन है, प्रक्रिया है, उसको इन 3 ही लाइनों में लिख दिया गया है कि आहार नाल को सरलीकृत करके पचाना, कि जो अपने आहार को ग्रहण किया है जिसको, उसको क्या करना? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, किसी भी एंजाइम के द्वारा, किसी भी रासायनिक पदार्थों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। बांटने के बाद फिर उसको पचाना। फिर पचित आहार का अवशोषण करना। फिर जो पचित आहार को, जिसको पाचन हो गया जिसका, उसको क्या करना? फिर अवशोषण करना, उसको ग्रहण करना। और आहार को मुख के अंदर लेने से मल द्वार तक पहुंचाने का ये सारे कार्य कौन करती है? आहार नाल ही करती है। इसके बाद अपने स्टेप टू स्टेप सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो क्या है? हमारा मुख। यह क्या होता है? आहार नाल का सबसे पहला भाग है। यह आहार नाल का अग्र भाग कहलाता है मुख। यह कटोरे नुमा संरचना होती है, कटोरे नुमा अंग होता है। इसके ऊपर क्या होते हैं? कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। हमारे मुख के अंदर नीचे कोमल और ऊपर कठोर जो तालु पाए जाते हैं। और एक मुख गुहा में अपने क्या होती है? एक जीभ भी होती है। अपने मुख गुहा में एक जीभ भी होती है। और इसका जो भाग है वो जीवा फ्रेनुलम द्वारा जुड़ा रहता है। और अपने मुख में 2 मांसल होंठ भी होते हैं। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है। मुख के बारे में तो सभी जानते हैं। इसके अलावा हमारे मुख में ऊपर नीचे के जो एक एक जबड़े में 16 दांत है, वो मसूड़ों में होते हैं। उसे क्या कहते हैं? गर्त दंत भी कहते हैं।
गर्त दंत का कहते हैं कि गर्त अंदर धसे हुए होते हैं। जो हमारे दांत है वो मुख के अंदर, मसूड़ों के अंदर क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, गर्त दंत कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, द्विबार दंती। द्विबार दंती, द्विबार दंती का अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे दांत हैं वो दो बार आते हैं। पहली बार आते हैं जिसे दूध के दांत कहते हैं, फिर दांत दोबारा आते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। ग्रद दंत और द्विबार दंती के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दांतों के बारे में कृतनिक, ऋदनक, अगर च्वर्णक और च्वर्णक। जो कृतनिक हैं, आगे और बिल्कुल आगे के जो हमारे दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृतनिक कहलाते हैं। ये ऊपर और नीचे दोनों जोड़ों में ये कितने कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। इसके बाद ऋदनक, जो चूहे की तरह तीखे जो दांत होते हैं, साइडों में थोड़े से साइड में दिखाई देते हैं, नुकीले होते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी। ये आपके 2 पाए जाते हैं। इस 2 का मतलब और 4 का मतलब आप समझो कि एक जबड़े में अपने आपके 2 दांत, दूसरे में 2, टोटल आपके मुख की बात करें तो रत्नक दांत कितने हैं, 4 हैं। टोटल कितने हैं, 4। उसी तरह जो कृतनिक दांत है वो टोटल कितने हैं, 8 हैं। कृतनिक दांत कितने हो गए, 8 और रत्नक दांत 4। इसी तरह अगर च्वर्णक और च्वर्णक, ये आपके वो जो पीछे की तरफ दांतों के बाद जिसे आप जाड़ कहते हैं, उनकी बात आती है अगर च्वर्णक और च्वर्णक के रूप में। ये आपके पाए जाते हैं 4, अगर च्वर्णक 4 और च्वर्णक 2, तो टोटल एक जबड़े में आपके 16 और दूसरे जबड़े में भी आपके 16। टोटल जो दांत हैं वो कितने औसतन माने जाते हैं, सामान्यतः टोटल दांत कितने माने जाते हैं, 32 माने जाते हैं। जो ऋदनक दांत है ये चूहों में बहुत ज़्यादा नुकीले पाए जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस के लिए, इनकी वृद्धि को रोकने के लिए ही चूहे किसी न किसी चीज़ को कुतरते रहते हैं ताकि ये दांत उनके घिसते रहें। ये था आपका मुख का पार्ट। इसके बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी मुख गुहा तथा ग्रास नली के बीच एक छोटी पतली नलिका होती है। जो ग्रसनी है मुख गुहा से और ग्रास नली इनके बीच में होती है, एक बहुत ही छोटी और पतली नलिका होती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। फिर ग्रसनी से जो भोजन है वो आहार नलिका में और वायु श्वास नलिका में जाता है। ग्रसनी 2 कार्य एक साथ करती है। जो ग्रसनी है वो अपने इससे लेकर मुख गुहा से लेकर और ग्रास नलिका तक होती है, और ये क्या करती है, भोजन और वायु दोनों को अलग अलग करती है। इन एक ही नली के अंदर से भोजन भी गुजरता है और हम जो श्वास लेते हैं, सांस ग्रहण करते हैं, वह वायु भी इसी के साथ उसी नली में से गुजरती है। तो यह ग्रसनी ही 2 प्रकार के कार्य करती है। भोजन को तो यह आहार नाल में भेजती है और वायु को यह श्वास नलिका में भेजती है। ये दोनों कार्य कौन करती है, ग्रसनी करती है। ग्रसनी का जो अंतिम भाग है वो फिर आगे ग्रास नली में खुलता है, और ग्रसनी की संरचना भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी जो जिस भाग इसका अपने नाक से जुड़ा हुआ होता है, मुख ग्रसनी जो भाग इसका अपने मुख से जुड़ा होता है, और कंठ ग्रसनी इसका जो भाग अपने कंठ से जुड़ा हुआ होता है वह क्या कहलाती है, कंठ ग्रसनी कहलाती है। ये आपके ग्रसनी के बारे में मेन बात ये है कि ये ग्रसनी 2 कार्य एक साथ करती है। ये भोजन को आहार नलिका में और श्वास को, वायु को ये श्वास नलिका में भेजती है। दोनों इसी में से जाते हैं। इसके बाद आपका अगला जो है वो है ग्रास नली। ग्रास नली यह एक लंबी पतली पेशियों की नलिका होती है। ग्रास नली लंबी होती है, पतली होती है और पेशियों की ये नलिका होती है। इसके अनुप्रस्थ बल्ले पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बल्ले के बाद आप समझो, आप अपने गले पर हाथ रखोगे तो दोनों तरफ करके ऐसे उंगलियों को मुट्ठी के समान करके आपको थोड़े से हार्ड इस प्रकार के आपको टच करने पर आपको महसूस होंगे कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार पाए जाते हैं। तो इसके अनुप्रस्थ बल्ले पाए जाते हैं, और फिर ये डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करता है। डायफ्राम का अर्थ है आपके फेफड़ों के अंदर से ये जाता है और फिर उदर गुहा में पेट में जाता है, और ये फिर आगे कहाँ खुलती है, यह अमाशय में खुलती है। ग्रास नली आगे अमाशय में खुलती है, और इसमें फिर भोजन
कर्मा कुंजन गति द्वारा अमाशय में पहुंचता है। कर्मा कुंजन इसी के द्वारा ये गति होती है, दाब पड़ती है, ऊपर नीचे भोजन जाता रहता है और फिर ग्रास नली इसको अमाशय में ले जाकर भोजन को छोड़ देती है। तो अब तक अपने इसके बारे में जो जाना उसको आप एक बार देखोगे दोबारा कि अपने क्या देखा कि कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है, ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर तंत्रों का और फिर तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। उसके बाद अपने जाना पाचन तंत्र के बीच में, पाचन तंत्र से पहले अपने भोजन के घटक के बारे में और फिर पाचन क्या होता है, मानव पाचन तंत्र के भाग क्या है, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथियां हैं जो इस भोजन पाचन में काम आती वो क्या है, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। इसके बाद अपने मुख के बारे में जाना, मुख से पहले अपने आहार नाल के बारे में जाना, मुख के बाद मुख में अपने दांतों के बारे में जाना, 16 दांत पाए जाते हैं, दांतों के प्रकार जाने, कृतनिक, ऋदनक, च्वर्णक और अग्र च्वर्णक। और अपने दांतों को द्विवार दंती कहते हैं क्योंकि यह 2 बार आते हैं। तो इसके बाद अपने ग्रसनी और ग्रास नली के बारे में जाना, ग्रास नली से जो भोजन है वो आगे किस में जाता है, अमाशय में जाता है। तो अमाशय और इसके आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।